पीकेआर एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके अधिकार से संबंधित है। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, जिसके कारण कि अपने अधिकार खो देते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो लड़ने के लिए भी तो आपके पास जानकारी होना चाहिए। बिना जानकारी का तो आप लड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए कुछ आप लोगों के हित का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। पहला सवाल है, एनपीएस के तहत रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के रूप में क्या मिलेगा? जब आप एनपीएस, अभी तो ओपीएस खत्म कर दिया गया, जिसके लिए अभी तो चल रहा मांग। ठीक है, सब जगह चल रहा है हंगर स्ट्राइक। तो जब आप अभी एनपीएस में हैं और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा? पहला कह रहा है कि कुल जमा का 60% रिफंड होगा तथा 40% जमा रहेगा, जिससे कि आपको पेंशन मिलेगा। ठीक। दूसरा कह रहा है कि कुल जमा राशि का 40% रिफंड होगा तथा 60% जमा होगा। तीसरा कह रहा है कि कुल जमा का 50% रिफंड होगा तथा 50% जमा होगा। चौथा कह रहा है कि कुल जमा राशि रिटायरमेंट के रूप में एक मुश्त में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो अभी एनपीएस कट रहा है और जितना जमा होगा, तो जब आप रिटायर करेंगे तो क्या आपको सारा दे दिया जाएगा? नहीं, आपको कभी नहीं दिया जाएगा। आपको कितना दिया जाएगा? आपको 60% दिया जाएगा। ठीक है, 60% दिया जाएगा और 40% सरकार अपने पास रखेगा और इसी 40% से फिर आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, जो भी पेंशन देना होगा इसी 40% से आपको पेंशन मिलेगा। आपको कुल जमा का जितना आपका हो रहा है उसका 60% आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से पहले मर जाता है तो उसे किस रूप में देखा जाएगा? मतलब कि उसको किस प्रकार का फैसिलिटी मिलेगा? एनपीएस का फैसिलिटी मिलेगा कि ओपीएस का फैसिलिटी मिलेगा, या जो मर जाता है उसको किसी प्रकार का फैसिलिटी नहीं मिलेगा? उसी के बारे में पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है, अगर कोई कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से पहले मर जाता है तो उसे किस रूप में ट्रीट किया जाएगा? पहला ऑप्शन, उसे एनपीएस के रूप में ट्रीट किया जाएगा। दूसरा, उसे ओपीएस के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तीसरा, उसे किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। चौथा कह रहा है कि एनपीएस में स्वयं का जमा राशि बिना इंटरेस्ट का वापस किया जाएगा। यानी 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि जो पैसा एनपीएस में आपका कट रहा है, जितना आपका कट रहा है उतना सरकार दे रही है, दोनों पैसा जमा हो रहा है, फिर उस पर इंटरेस्ट बन रहा है। तो उसमें क्या है कि आपका प्लस रेलवे का प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों काट के सिर्फ ये आपको दिया जाएगा, स्वयं का पैसा बिना इंटरेस्ट का दिया जाएगा। 4 नंबर का ये कहना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उसे ओपीएस के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, कोई कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से पहले अगर मर जाता है तो उसे किस रूप में देखा जाएगा? ओपीएस के रूप में देखा जाएगा, यानी कि उसे ओल्ड पेंशन सिस्टम वाला जो सुविधा है वो दिया जाएगा। चलते हैं आगे। आगे कहता है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत कितने कर्मचारी होने पर कैंटीन का व्यवस्था किया जाएगा? ठीक है, पहला ऑप्शन 250 से अधिक कर्मचारी होने पर। दूसरा ऑप्शन है 100 से ज़्यादा कर्मचारी होने पर। तीसरा ऑप्शन है 500 से ज़्यादा कर्मचारी होने पर। चौथा है 5000 से ज़्यादा कर्मचारी होने पर। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट 1948 कहता है कि किसी भी फर्म में अगर 250 से अधिक कर्मचारी है, कितना? 250 से अधिक कर्मचारी है तो वहाँ कर्मचारियों के या लेबर के खाने पीने के लिए कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अभी ऐसे किसी जगह पे काम करते हैं जहाँ 250 या अधिक कर्मचारी है, वहाँ कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं। आगे कहता है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत कितना महिला कर्मचारियों पर शिशु गृह का व्यवस्था किया जाएगा? ठीक, फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत कितने महिला कर्मचारियों पर शिशु गृह का व्यवस्था किया जाएगा? किसी भी फर्म में अगर महिला कर्मचारी काम कर रहा है तो शिशु गृह का मतलब क्या होता है कि अब महिला है तो बच्चे होंगे ही, तो वो बच्चे अब वो काम पर अगर हैं तो बच्चे कहाँ रहेंगे? तो शिशु गृह में रहेंगे। शिशु गृह में क्या रहता है? बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था रहता है, बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था रहता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत 30 या अधिक कर्मचारी, कितना? 30 या अधिक कर्मचारी अगर किसी फैक्ट्री या फर्म में काम कर रहा है तो वहाँ शिशु गृह का व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, ये फैक्ट्री एक्ट कह रहा है, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये लीगल है। कहीं अगर नहीं है तो आप इसके लिए फाइट करें। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे कहता है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत कितने महिला कर्मचारी होने पर रेस्ट रूम की व्यवस्था किया जाएगा? ठीक, तो महिला कर्मचारी होने पर रेस्ट रूम का व्यवस्था किया जाएगा। पहला ऑप्शन है 5 महिला या अधिक कर्मचारी होने पर। दूसरा है 25 या 25 से अधिक। तीसरा है 500 या अधिक और चौथा है 100 या अधिक। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 कहता है
कि किसी फर्म या फैक्ट्री में मिनिमम 5 महिला, क्या कहता है, मिनिमम 5 महिला भी अगर है तो वहाँ रेस्ट रूम का व्यवस्था होना चाहिए। अगर आप महिला हैं और किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और मिनिमम आप लोग 5 हैं तो आप लोग रेस्ट रूम का हकदार हैं। ठीक है, तो कितने महिला कर्मचारी होने पर रेस्ट रूम का व्यवस्था किया जाएगा? मिनिमम 5। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे कहता है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत कितने कर्मचारी होने पर एम्बुलेंस का व्यवस्था किया जाएगा? ठीक, अब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का तो दुर्घटना हो ही सकता है। ठीक है, तो नहीं दुर्घटना हो सकता तो बुखार तो हो सकता है ना, बुखार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, किसी भी प्रकार का कुछ हो सकता है। तो उसके लिए कितना कर्मचारी होना चाहिए जो कि उस फर्म या उस फैक्ट्री के मालिक को एम्बुलेंस की व्यवस्था करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन कह रहा है 50 या अधिक कर्मचारी होने पर, दूसरा कह रहा है 200 या अधिक कर्मचारी होने पर, तीसरा कह रहा है 500 या अधिक कर्मचारी होने पर और चौथा कह रहा है 1000 या अधिक कर्मचारी होने पर। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट 1948 कहता है कि किसी फैक्ट्री में या फर्म में 500 या 500 से अधिक कर्मचारी अगर कार्य कर रहा हो तो वहाँ एम्बुलेंस का व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या कहता है कि किसी फैक्ट्री में या फर्म में 500 या अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हो तो वहाँ एम्बुलेंस का व्यवस्था होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत कितने कर्मचारी होने पर वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति किया जाएगा? तो कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है 5000 या अधिक कर्मचारी, दूसरा कह रहा है 1000 या अधिक कर्मचारी, तीसरा कह रहा है 10,000 या अधिक कर्मचारी, चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फैक्ट्री एक्ट 1948 कहता है कि किसी फैक्ट्री में या किसी फर्म में अगर 500 से अधिक कर्मचारी, कितना, 500 या 500 से अधिक कर्मचारी है तो वहाँ वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति होना चाहिए कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या कहता है कि 500 या 500 से अधिक कर्मचारी होने पर वहाँ वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि रेलवे द्वारा फैमिली पेंशन के रूप में कितना दिया जाता है? रेलवे द्वारा फैमिली पेंशन के रूप में कितना दिया जाता है? पहला ऑप्शन है बेसिक का 30%, दूसरा है बेसिक का 50%, तीसरा है बेसिक का 10%, चौथा है बेसिक प्लस डीए का 50%। तो फैमिली पेंशन के रूप में कितना दिया जाता है? बेसिक का 30% दिया जाता है। कितना दिया जाता है? बेसिक का 30% दिया जाता है। ठीक है, फैमिली पेंशन के रूप में बेसिक का 30% दिया जाता है। आगे देखते हैं क्या है। आगे कहता है कि पेंशन के रूप में रेलवे कर्मचारियों को कितना दिया जाता है? पेंशन के रूप में रेलवे कर्मचारियों को कितना दिया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है बेसिक प्लस डीए का 50%, दूसरा है बेसिक प्लस डीए का 30%, तीसरा ऑप्शन है बेसिक का 50%, चौथा ऑप्शन है बेसिक का 30%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेसिक प्लस डीए का 50%। ठीक है, पेंशन के रूप में रेलवे कर्मचारियों को कितना दिया जाता है? बेसिक प्लस डीए, सिर्फ बेसिक नहीं, बेसिक प्लस डीए का 50% दिया जाता है। चलते हैं आगे। आगे कहता है कि मिनिमम फैमिली पेंशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम फैमिली पेंशन कितना था? बेसिक का 30%। और मिनिमम फैमिली पेंशन कितना हो सकता है? पहला ऑप्शन मिनिमम 9,000, दूसरा मिनिमम 20,000, तीसरा मिनिमम 25,000 और मिनिमम 5,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिनिमम फैमिली पेंशन कितना बताए थे? बेसिक का 30% और मिनिमम कितना हो जाएगा? 9,000। किसी के फैमिली को अगर पेंशन मिल रहा है तो वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 9,000। वो 9,000 से कम किसी भी हालत पे नहीं हो सकता है। आगे कह रहा है कि पेमेंट वेजेज एक्ट 1936 के तहत कर्मचारियों का वेतन भुगतान का समय सीमा क्या है? आप कर्मचारी हैं तो आपको वेतन कब तक मिल जानी चाहिए? मनमानी तो होगा नहीं। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें तो पैसा समय पे मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो पेमेंट एक्ट 1936 जो एक समय निर्धारित किया है उसका सही निर्धारित समय क्या है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1000 से कम कर्मचारी होने पर महीने के 7 तारीख तक पेमेंट हो जानी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि 1000 से अधिक कर्मचारी होने पर महीने के 10 तारीख तक पेमेंट हो जानी चाहिए। तीसरा कह रहा है कि महीने के प्रथम तारीख तक पेमेंट हो जानी चाहिए। चौथा कह रहा है उपरोक्त में कोई नहीं। अरे भाई, उपरोक्त में कोई नहीं, कभी तो पैसा देना ही पड़ेगा ना, तो उपरोक्त में कोई नहीं कौन सी बात हुआ?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है। अगर 1000 से कम कर्मचारी है तो महीने के 7 तारीख तक आपको पेमेंट देने हैं, और 1000 से अगर अधिक कर्मचारी हैं तो 3 दिन ज़्यादा आपको लगेगा, यानी कि आप मैक्सिमम 10 तारीख तक पेमेंट आपको देने होंगे। समझिए। पेमेंट वेजेज एक्ट 1936 क्या कहता है कि 1000 से कम कर्मचारी होने पर महीने के 7 तारीख तक, ये अधिकतम समय सीमा है, मिनिमम नहीं है। मिनिमम आप 1 तारीख को दे दीजिए, उससे पहले दे दीजिए। आप जैसे दिसंबर का मंथ है तो आप 31 दिसंबर को ही दे दीजिए, 30 दिसंबर को ही दे दीजिए। ठीक है। लेकिन अगर 1000 से कम है तो आप दीजिए 7 तारीख तक, 1000 से अधिक है तो आप 10 तारीख तक दे सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे तो कुछ है नहीं, बस आज इतना ही था दोस्तों। देखते हैं आगे फिर कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आते हैं, इसी प्रकार के मज़ेदार, जिससे कि आप लोगों को भी जानकारी मिले और खुद मेरी भी जानकारियों में इजाफा हो। तो दोस्तों बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अंत में बेल घंटी बजा दें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।